नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल था आपका 22 फरवरी 2024 और एसएससी जीडी का कल एग्जाम था, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैं फोर्थ शिफ्ट वाला एनालिसिस नहीं करा पा रहा हूं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गई होती है और भी काम होते हैं, तो अगले दिन कराते हैं हम। अगले दिन क्या, मॉर्निंग में काफ़ी टाइम भी होता है और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लेंदी जरूर हो जाता है, लेकिन इतना फैक्ट दे दूंगा कि अगर कोई कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा होगा फिर भी अगर ये भी देख के एग्जाम में चले जाए तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो मैं सिर्फ इस सिंगल वीडियो से मिलाने की गारंटी लेता हूँ, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो भेजे हैं, भाई साहब का नाम है अवनीश गुप्ता जी, है ना। अवनीश गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले ये तो नहीं लिखे। अवनीश गुप्ता जी भेजे हैं। इन्होंने कहा कि सर मैं आपका सभी पीडीएफ लिया हूँ 5721 और मैं जो है ग्रुप बना के, जो हमारे बैच के लड़के हैं, ग्रुप बना के हम लोग सब कुछ किताब को त्याग करके बस इसको रटते हैं और आपका प्लेलिस्ट देखते हैं और सभी एग्जाम में लगभग 95% जीके सॉल्व हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। और इसी तरीके से और ये जागरूकता फैलाइए ताकि कम समय में एक सटीक वे में जो है जीके जीएस की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। मैं इसी पे काम करने के लिए आया ही हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, भर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाते ही रहते हैं, भर दिन कुछ ना कुछ पढ़ाते रहते हैं। अरे आदमी का दिमाग है, प्रेशर कुकर नहीं है और जीके जीएस पढ़ने से ही खाली नौकरी नहीं होती है, मैं तो ये मानता हूं, ठीक है। तो इसीलिए पढ़ो उतना जितना काम आए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। देखिए क्या क्या पूछा गया था। मनरेगा में कितने दिनों की काम की गारंटी दी जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं बताऊंगा तभी आप ये क्वेश्चन जाने होंगे, आप ऐसे भी जाने होंगे, बहुत ही लो लेवल की ये क्वेश्चन है। तो 100 दिनों की काम दिया जाता है। मनरेगा पहले नरेगा बना था, फिर इसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया तो हो गया ये मनरेगा, है ना। मनरेगा या फिर नरेगा की जो बात उठी थी तो अधिनियम आया था 2005 में, है ना। अधिनियम 2005 में आया था और 2005 में अधिनियम आने के बाद इसकी स्थापना जो है 2006 में करी गई थी। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 2006 में स्थापना हुई और अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदलकर जो है मनरेगा कर दिया गया। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे, कहाँ कहाँ से आया। 2005 में अधिनियम बना, 2006 में स्थापना हुआ और 2009 में जो है इनका नाम बदल दिया गया। मनरेगा दुनिया की सबसे बड़ी गारंटी कार्यक्रम है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी गारंटी कार्यक्रम है मनरेगा, जो आपका जो है 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी रखती है 100%। इनके अलावा एक डाटा के अनुसार 2022-23 तक मनरेगा में जो वर्कर है, जो लगे हैं, जो सक्रिय एक्टिव कर्मचारी है। अच्छा, एक्टिव कैसे ज्ञात करते हैं कि भाई मनरेगा में कौन एक्टिव है और कौन जो है ना पैसिव है ना। तो ऐसे ज्ञात करते हैं कि मनरेगा में एक जॉब कार्ड बनाया जाता है ना, अब है ना जॉब कार्ड बनता है। तो जिनके जिनके जॉब कार्ड बने हैं और आ भी रहे हैं, एब्सेंट नहीं चल रहे, तो एक्टिव माना जाता है। तो 15.5 करोड़ जो है सक्रिय वर्कर माने गए हैं। इनके अलावा मनरेगा का उद्देश्य क्या है, गरीब परिवारों को, जो अत्यधिक गरीब है उनको रोजगार प्रदान कर जो है, जो गरीबी की ढांचा है, जो खाई है, उनको कम करना। इनके अलावा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है ये 1948 में आया था, ठीक है। मनरेगा का कार्य का निष्पादन किसके माध्यम से होता है, तो मुखिया जी के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से, ठीक है। तो ग्राम पंचायत ध्यान रखेंगे। इनके अलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये कब आया था, 1952 में प्रथम 5 ईयर प्लान के अंदर आया था, ठीक है। 5 ईयर प्लान, FYP, है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है मेरे दादा। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि स्थलीय सीमा से सटे कितने भारतीय राज्य है, या फिर ये पूछा था कि भारत में स्थलीय सीमा वाला कितना जो है राज्य है ना। तो यहाँ पे आपको जलीय सीमा वाला याद हो तो स्थलीय सीमा वाला आप खुद ही निकाल देंगे छांट के। ध्यान रहे यहाँ पे यूटी नहीं पूछा था, सिर्फ राज पूछा था, ठीक है। तो यूटी पूछेगा तो दुगो और उधर भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राज्य है ये आप देख सकते हैं कि जो तटीय रेखा है, मैंने बताया है कि 9 है। कौन सा 9 तटीय राज्य है। तो एक तो यहाँ पे आप ये पीला कलर का गुजरात को देख रहे हैं, दूसरा ये हरा कलर को मुंबई को देख रहे हैं, तीसरा ये छोटा सा नीला कलर को गोवा को देख रहे हैं, फिर बड़का पीला को कर्नाटक को देख रहे हैं, बड़का हरा को तमिलनाडु और ये छोटकू नीला को केरल को देख रहे हैं। तो इतना इस साइड कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। अब इधर से ऊपर आएंगे तो आंध्र प्रदेश, ये पीला वाला, फिर उससे ऊपर जाएंगे तो ओडिशा, और ओडिशा से ऊपर जाएंगे तो ये पश्चिम बंगाल ये राज्य है। पुदुचेरी जो है ये आपका केंद्र
केंद्र शासित प्रदेश में आ जाएगा, तो मुझे इसे काउंट नहीं करना है क्योंकि राज्य का पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि भाई कितना हुआ, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 9 स्टेट है जलीय, तो बाद में कि क्या हो जाएगा, स्थलीय। और टोटल कितना है 28, तो घटा देंगे 9 को, है ना, कितना बच जाएगा 18। ठीक है, तो नहीं भैया, हाँ कितना हो जाएगा भाई, 19 हो जाएंगे, है ना। गणित कितना कमजोर हो गया है मेरा, है ना। 19 हो जाएगा, ठीक है, 19 हो जाएगा, है ना। तो 19 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसके अलावा यहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को है। ये जो तटीय राज्य है, इन तटीय राज्य में, है ना, तटीय राज्य की जो है टोटल तटरेखा की लंबाई कितनी होती है, ये आपसे पूछा जाता है ना, 7516। इसके अलावा जो आपका मुख्य भूमि की तो 6100 किलोमीटर। इसके अलावा तटरेखा में सबसे अधिक बड़ा तटरेखा किसकी है, तो ये गुजरात की सबसे बड़ी तटरेखा है। दूसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश की तटरेखा सबसे बड़ी है। इसके स्थान पे सबसे छोटू तटरेखा गोवा की है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। बाद में कि मैंने ये भी बता दिया है कि इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अब बंगाल की खाड़ी क्या होती है, सागर क्या होती है, महासागर क्या होती है, गल्फ क्या होती है ना, मैनग्रोव क्या होती है, ये सभी के सभी बता दिए। पठार क्या होती है, पहाड़ क्या होती है, पेनिनसुलर किसे कहते हैं, ये सब के सब क्लास में बता दिए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। इसके अलावा भारत में जो तटीय राज्य है ये बता दिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये 9 गो है ना, ये क्रम वैध है। इसके अलावा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य अपना राजस्थान है। क्षेत्रफल के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान बिहार का है। ये मैं 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भारत में स्थलीय पड़ोसी देश पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, अफगानिस्तान है, चीन है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। जलीय पड़ोसी देश की बात करेंगे तो मालदीव और श्रीलंका है। ठीक है, इनके अलावा हम थोड़ा सा आ जाते हैं, अपनी पड़ोसी के बारे में हमेशा ख्याल रखना चाहिए, तब उनसे आपको सीख मिलती है। अगर आपसे वो जल रहा है तो आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, एकदम फिक्स रखो ये बात मन में। ठीक है, तो भारत में पड़ोसी देश के जो रिलीजन है ये कौन कौन से हैं, आबादी में जो रिलीजन है किस धर्म को फॉलो करते हैं, यहाँ से CGL सब में भी क्वेश्चन आ जाता है। और मैं आपको SSC बेस्ट प्योर कंटेंट पढ़ाऊंगा, जो आपके SSC के एग्जाम में जिस लफ्ज में मैं यहाँ पे लिखूंगा ये हाथ के छाप निशान डाल के वैसे ही नजर आएगा, कोई भी काटने छाटने की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि आप जानते हैं मैं पेपर प्रिंट नहीं करता, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं कर देता, ये अपने मुखार बिंदु से लिखते हैं। इसीलिए कई बार आप देखेंगे कि आवाज फिसल के साथ को साथ लिखा जाता है ना, क्योंकि जो है मैं से लिखता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो है आपका चीन, ये बता दिए। तो यहाँ पे कौन कौन से धर्म के लोग रहेंगे जरा देख लेते हैं। तो चीन, भूटान, म्यांमार और श्रीलंका, है ना। बौद्ध धर्म नहीं, म्यांमार, हाँ सही है, म्यांमार और श्रीलंका बौद्ध धर्म। तो ये चारों में बौद्ध धर्म बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे ज्यादा निवासी जो है बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव, इन तीनों में ज्यादातर कौन से धर्म के लोग रहते हैं, इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। और नेपाल में कौन से धर्म के लोग रहते हैं, तो नेपाल में रहते हैं दादा आपका हिंदू धर्म के लोग। तो नेपाल और भारत लगभग सेम हिंदू धर्म के लोग रहते हैं ज्यादातर। ठीक है, हिंदू की आबादी कितनी थी इंडिया में 2011 में, कोई बच्चा कोई शेर बताइए कितना था, 79.8 के करीब, यानी 80 के नीचे था। ठीक है, यानी 80% था। 17.22% था आपका क्या, मुस्लिम की आबादी, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दुनिया में सबसे बड़ी इस्लाम धर्म के जो लोग निवास करते हैं कौन सा देश है वो, तो इंडोनेशिया है, अपना पड़ोसी देश इंडोनेशिया। यहाँ पे सबसे अधिक जो है इस्लाम समुदाय के लोग निवास करते हैं। ठीक है, 2 नंबर पे अपना इंडिया ही है, 2 नंबर पे अपना इंडिया ही है कि इस्लाम धर्म के लोग निवास करते हैं भैया। इसके अलावा चीन की भाषा मैंदारिन, चीन की भाषा मंदारिन, नेपाल की भाषा नेपाली, म्यांमार की भाषा बर्मी, मालदीव्स की भाषा दिवेही, दिवेही अपला लक्षद्वीप की भी भाषा है, अपला बोला दिया गया। देखिए मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, कभी कभी इधर की लक्षद्वीप में है ना। अफगानिस्तान की भाषा दारी, श्रीलंका की भाषा सिंगली और तमिल, है ना। भूटान की भाषा जोंगका। और इसके अलावा अगर आपसे अफगानिस्तान की भाषा में दारी नहीं रहे तो पश्तो रहता है। ठीक है, दारी या पश्तो, तो ये दोनों भाषा है। तो ये भाषा हो गया, ये धर्म हो गया। अब आते हैं किसकी छोटकू सीमा है, किसकी बड़कू सीमा है। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है, कितना, 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटू सीमा अफगानिस्तान के साथ है, 106 या 108 किलोमीटर। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। ये कहाँ पे लगती है अफगानिस्तान, तो ये लद्दाख वाली पोर्शन में लगती है, यहाँ पे अपना टॉप पे, यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा
यहाँ पे जो ये आपका ग्राफ है, यहाँ से आने वाले दिन में आपको क्वेश्चन इंतजार कर रहा है एग्जाम के अंदर, तो इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि भाई पश्चिमी की जो अपना घाट है उसको विस्तारता के अनुसार क्या क्या नाम दिया गया है। तो ये काठियावाड़ी तट कहाँ पे किस पोर्शन में है? गुजरात के तट को आप काठियावाड़ी तट कह सकते हो, गोवा के तट को आप कोंकण तट कह सकते हो। अगर आप गोवा के नीचे आएंगे तो जो कर्नाटक से ऊपर, केरला तो मलबार है, ये जो आपका गोवा से नीचे थोड़ा सा आएंगे ना कर्नाटक के पास, तो इसे आप केनरा तट कहेंगे। और कर्नाटक के नीचे यानी केरल के सामने आएंगे तो मालाबार तट। इसीलिए ये क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है, केरल के तट को क्या कहते हैं? तो मालाबार तट कहते हैं। ये जो आप भी शेप देख रहे हैं, यहाँ पे केरल और तमिलनाडु है ना, दोनों का जो है अपना ये है भी से तमिलनाडु जो है ये पूर्ण रूप से न तो पश्चिम में है न तो पूर्व में है, ये मिलन बिंदु पे है। इसीलिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान यहीं पे होता है, नीलगिरी में, ठीक है। कोरोमंडल तट पूर्वी घाट का तट है ना, उत्तरी सरकार भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला चलते हैं, है ना। अच्छा, ये पूर्वी घाट पश्चिमी घाट तो समझ में आता है ना, ये वाला जो आपका ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, इन दोनों की, और ऊंचा वाली चोटी भी आपको याद रखना है। अच्छा, पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज भी कहते हैं। अच्छा, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ये महेंद्रगिरी पर्वत लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप काट दीजिएगा, इसे आप जिंदगरहा कीजिएगा, जिंदगरहा, ठीक है, जो आपका कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट का कौन सा सबसे ऊंचा चोटी है? अन्नामलाई या कार्डेमम हिल, इलायची पहाड़ी, कहाँ पे है? केरला के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा टुडे एग्जाम की पीडीएफ फैसिलिटी में थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं वो अभी ऑफर में आपको 113 क्लास की हमारी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। अगर इतना ही पढ़ लिया जाए तो एसएससी के एग्जाम में 3 साल तक आपको कोई नहीं जो है टक्कर में और कहाँ पड़े हो चक्कर में वाली बात हो जाएगा, ठीक है भाई। 113 क्लास की पीडीएफ मिलेगी। 113 क्लास में अगर एक क्लास में 200 जीके की बात होती होगी और 113 में जोड़ लीजिए, हालांकि 5% रिपीट भी होती होगी, क्योंकि इतना तो ध्यान रहता नहीं है। मौखिक रूप से तो जरूर रिपीट होगा, लेकिन लिखित रूप से रिपीट नहीं होगा, गारंटी है, ठीक है। तो इतना। इसके अलावा आपको जो है टॉपिक वाइज 20 से ज्यादा पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा इन पीडीएफ के साथ। तो मात्र 70 रुपए की एसएससी क्लास है, 35 रुपए की आपकी बिहार एसएससी बिहार दुर्गा के लिए है, 35 रुपए की यूपीपी के लिए है। यूपीपी के एग्जाम तो कैंसिल होना चाहिए, अभी तक तो कुछ निर्णय मुझे नहीं लगा है कि निकला है। अगर आप टोटल लेते हैं तो 100 या 90 रुपया में, 90 रुपया में कोई 2 और 100 में तीनों, तो आप ले सकते हैं। ज़्यादा सोचो कहीं मेरी चूक न जाए, ये बात सही लिखा हूँ मैं, ऐसा कोई हवा में नहीं लिखा हूँ। और आप अगर ये बाय करना चाहते हैं तो ये जो मोबाइल नंबर है इस पर आप जो है व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इन्हीं का नंबर दिया गया है, आप कर सकते हैं। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना विफल रही थी? अभी देखिए, मैं कल ये बात भी बोला था कि भाई पंचवर्षीय योजना बनाते ही क्यों है, हालांकि पूर्णतः सफल नहीं होता है, कभी कभी ज़्यादा भी सफल हो जाता है, यानी डिमांड से ज़्यादा मिल जाता है। तो ये जो विफल रहा था आपके सामने है, ये लक्ष्य घोषित किया गया था और ये प्राप्ति हुई थी। तो पहला काफी अच्छा खासा सफल रहा था, 2.1 हमने मांगा, 3.6 हमें मिला, वाह। इसके अलावा 4.5 मांगा, 4.1 तो असफल रहा। 5.6 मांगा, 2.8 मिला, बहुत असफल रहा। 5.7 मांगा, 3.3, 4, 4, 4, 83, तो एगो ये सफल रहा। तो पहला सफल रहा, 5वां सफल रहा, यहाँ लिखता हूँ पहला, 5वां। आने वाले दिन में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, गेंदर ने इसको छेड़ दिया है, मधुमक्खी के छत्ते पे ढेला फेंक दिया है। 5.2, 5.7 यानी छठा, है ना। इसके अलावा 5 से 6.2 7वां। इसके अलावा 5.6 से 6.8 8वां। इसके अलावा 6.5 से 5.4 खत्ता में गया, 8 से 7.4 खत्म हो गया, 9 से 8.3 चला गया। तो अपना जो है मात्र 5 योजना सफल रहा। कितना रहा भाई? 5 योजना सफल रहा। 1 5 6 7 8, 5 के बाद 8 तक लगातार सफल रहा। उसके बाद जो है आपका 1 सफल रहा, बाद बाकी सभी असफल रहा था योजना अपना। 12 में कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश का। अब देखिए, ये बहुत बड़ी बात नहीं कि कुचिपुड़ी कहाँ का है। अब जो मैं बताऊंगा ये बहुत बड़ी बात है, लॉन्ग लास्टिंग आपको जो है रिजल्ट देता रहेगा। ये वर्ड आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहेगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसी नृत्य में भामा कल्पम नृत्य जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस नृत्य में पुरुष और महिला दोनों भाग लेती है, ठीक है। और ये देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है। कौन सा? कुचिपुड़ी। इस नृत्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? आंध्र प्रदेश के गांव कुचिपुड़ी में हुई थी। इस नृत्य क्षेत्र को आधुनिक स्वरूप या बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है ये सिद्धेंद्र योगी को दिया जाता
जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में आएंगे तो जो भी रेड्डी सरनेम के जो है आपके कलाकार होंगे सभी लगभग कुचिपुड़ी से होते हैं, जैसे राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, गद्दाम पद्मजा रेड्डी, वेदांतम सत्यनारायण, है ना। इसके अलावा गुरु वेम्पति सत्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सभी के सभी जो है आपके कहाँ पे आ जाएंगे, कुचिपुड़ी के अंदर आ जाएंगे। यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी कर लेती है, इसीलिए यहाँ पे एक स्टार लगा दिया हूँ। भरतनाट्यम के बारे में समझते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, सभी शास्त्रीय नृत्य में सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। इसे पहले सादिरट्टम कहा जाता था, इसे अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। लेकिन एक बात स्पष्ट यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी रखेंगे कि अग्नि नृत्य राजस्थान में एक प्रकार का फोक डांस भी किया जाता है, हालांकि बहुत पॉपुलर नहीं है लेकिन किया जाता है। तो अग्नि नृत्य जो है फोक डांस भी है और शास्त्रीय नृत्य में भरतनाट्यम को कहा जाता है। इसके अलावा यह एकल महिला नृत्य है, यानी इसमें ग्रुप में डांस नहीं होती होगी, सिंगल महिला होती है। था ऐसे वाला होता है ना, आपने देखा होगा। कौन सा पिक्चर था भाई, कौन सा पिक्चर था वो, हालांकि वो डांस जो है अलग है लेकिन ऐसे शास्त्रीय नृत्य किया है वो, आमी जे तुमा, ये वाला गीत है ना। इसके अलावा कई शैली होते हैं भरतनाट्यम के, जैसे पंडनल्लूर शैली, बजबूर शैली, इस प्रकार से। इनके अलावा जो आपका इन्हें शारीरिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है भरतनाट्यम में, अभंग, सभंग, त्रिभंग। नृत्य को 4 स्टेप में फरमाया जाता है। कैसे, अलीरप्पू, जाति स्वरम, शब्दम और तिल्लाना। एक एक बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रमुख कलाकार की में बात करेंगे, यामिनी कृष्णमूर्ति मैडम, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि भाई ये जो है कुचिपुड़ी भी कर लेती है। और यामिनी मैडम ने यामिनी स्कूल ऑफ डांस की स्थापना दिल्ली के अंदर किया है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। सोनल मानसिंह ये भी जो है भरतनाट्यम के अलावा ओडिसी कर लेती हैं। इनके बारे में एक और रिकॉर्ड है कि 2003 में सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त की थी सोनल मानसिंह। पद्मा सुब्रमण्यम और पद्मा सुब्रमण्यम और रुक्मिणी, सॉरी बैजंती माला कहाँ गई, नहीं लिखा है। ठीक है भैया, बैजंती, हाँ लिखा है यहाँ पे, पद्मा सुब्रमण्यम और बैजंती माला, इन दोनों को 2024 में पद्म विभूषण दिया गया भरतनाट्यम के लिए। हालांकि बैजंती माला से आने वाले दिन में एक क्वेश्चन और एग्जामिनर आपसे और पूछता हुआ मुझे दिख रहा है, ये पूछेगा कि बैजंती माला का निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ था। नीचे में आपको नृत्यांगना देगा ही नहीं या फिर नृत्य देगा ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या मारोगे, गायकी नहीं, उस कंडीशन में आप एक्ट्रेस यानी हीरोइन, अभिनेत्री मारना, ठीक है, यानी अभिनय करती थी। इसके अलावा टी बाला सरस्वती, रुक्मिणी देवी, है ना, आर मुथुन कनमल, नर्तकी नटराज, है ना, कुमारी कमला, बी हेरामनाथन, ये सभी के सभी भरतनाट्यम से जुड़े हुए कलाकारों में से हैं। कुमारी कमला की बात करेंगे तो ये 1953 में ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के ताजपोशी में परफॉर्म करने के लिए गए थे। अल्बर्ट हॉल जो है ब्रिटेन में है, लता मंगेशकर भी गई है उनके अंदर, है ना, अल्बर्ट हॉल परफॉर्म करने के लिए, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नर्तकी नटराज ये 2019 में भरतनाट्यम के अंदर पद्म श्री पाने वाली प्रथम ट्रांसजेंडर महिला है। नर्तकी नटराज, आपने रामनाथ कोविंद साहब को इनको पद्म श्री देते हुए देखे होंगे आप, है ना। बहुत ही शालीनता भरा एक नमस्कार करती है झुक के, कितना मनमोहक दृश्य था वो। इनके अलावा ये आपका ये बता दिए सब कलाकार जो है इनसे संबंधित है भरतनाट्यम से। इनके अलावा इनका जो है जिक्र कहाँ पे मिलेगा आपको, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलेंगे, किताब का नाम है भाई, और नंदिकेश्वर रचित अभिनय दर्पण, इसमें आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों किताब भरतनाट्यम से अवगत कराते हैं। हालांकि नाट्य शास्त्र सिर्फ भरतनाट्यम पे ही लागू नहीं होता है, नाट्य शास्त्र का नाम ही नाट्य शास्त्र है, यानी जो भी हमारे जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें जो भी वाद्य यंत्र वगैरह की इस्तेमाल होती है आपको जानकारी यहाँ से मिलेगा। इनके अलावा यह देवदासी परंपरा से संबंधित नृत्य है, कौन सा भाई, भरतनाट्यम। इनके अलावा मोहिनी अट्टम, भरतनाट्यम में अगर जो है गॉड पूछ लिया तो शिव कीजिएगा ना, शिवा, लॉर्ड शिवा जो है इसमें गॉड के रूप में माने जाते हैं। इनके अलावा मोहिनी अट्टम यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, सभी नृत्य में सबसे कठिन स्टेप वाला नृत्य है, इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है। इसमें भगवान विष्णु की आराधना की जाती है, मोहिनी स्वरूप की, ठीक है, केरल की है। ओडिशा की नृत्य में आएंगे तो ओडिसी नृत्य जो है ये प्रमुख ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य है। यह देवदासी परंपरा से निर्मित नृत्य है, इसमें भगवान कृष्ण की पूजा या भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है। इस नृत्य के अभिलेखीय साक्ष्य जो है उदयगिरी की गुफा, है ना, जो उड़ीसा के अंदर है, ध्यान रखिए, उदयगिरी का गुफा एमपी में भी
भी है, लेकिन वहाँ की मैं बात यहाँ पे नहीं कर रहा। यहाँ पे उड़ीसा की बात कर रहा, जहाँ पे इस नृत्य की साक्ष्य देखी जा सकती है आपको, है ना, चित्रित रूप में। इनके अलावा कलाकार की बात करेंगे, गुरु केलुचरण महापात्रा, मीनाती मिश्रा, इलियाना सिस्टारिस्टी, ये विदेशी मूल की है। इलियाना डिक्रूज को तो आप जानते ही होंगे। सोनल मानसिंह, संजुक्ता पनिगिरी, इंद्रानी रहमान, माधवी मुदगल। ठीक है, इंद्रानी रहमान कई सारे नृत्य कर लेती है, जिसमें ओडिसी इसका फेमस सेक्टर रहा। इनके अलावा सोनल मानसिंह के बारे में बता दिया, भरतनाट्यम भी करती है। 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की नृत्यांगना बनी थी। इनके अलावा अन्य शास्त्रीय नृत्य में कथक, मणिपुरी, सत्रिया भी है। कथक उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी मणिपुर का और सत्रिया असम का है। सत्रिया नृत्य की शुरुआत शंकर देव ने किया था। सत्रिया नृत्य असम की शास्त्रीय नृत्य है, सबसे लेटेस्ट है। संघ राज क्षेत्र के संविधान के किस भाग में है भाई? क्या एक है ना भाई। इसके अलावा 1 से 4 तक आर्टिकल देखेंगे। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, ये आपका जो है 5 से 11 देखेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 देखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा। संविधान के भाग 4 डीपीएसपी है, 36 से 51 तक है। संविधान के भाग 4 ये मौलिक कर्तव्य है। संविधान के भाग 5 में 52 से 151 तक संघ है। अब आते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो नागरिकता है, ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है भाई? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है ना। संविधान के भाग मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है, 6 है। संविधान के भाग 4 में डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 4 मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से लिया गया है। संविधान के भाग 5 में संघ कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये बात आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो और भी मजा आ जाता है। वो कहते हैं ना, दाल भात के ऊपर पापड़, तो बड़ा मजा आता है ऐसे ही। इसके अलावा संविधान के भाग 6 में राज्य है, 152 से 237 के बीच में राज्य की जो भी चीज है वर्णित होंगे। 7वां संविधान संशोधन के द्वारा 238 आर्टिकल को निरसित कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए भाग 7 के ख में जो चीज था वो भी निरसित हो गया। इसके अलावा संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश है, 239 से ये कहां तक होगा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जानबूझ के छोड़ा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि मैं कल या परसों ही पढ़ाया हूं इस चीज को। इसके अलावा संविधान के भाग 9 में ग्राम पंचायत है, 9A में नगर नियोजन है और 9B में सहकारी समिति के गठन का प्रावधान करा गया है। ये जो तीनों भाग है 9, 9A, 9B, उसको कौन सा आर्टिकल विशेष रूप से जो है आपको इसमें प्रावधान मिलेगा? तो 243 में इन आर्टिकल के बारे में, इन भाग के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त कराएंगे आपको, क्योंकि 243 एक ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स हैं और इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना रखा है, आप लोग विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे आर्टिकल, इंपोर्टेंट आर्टिकल पे वीडियो है, इंपोर्टेंट फोक डांस, इंपोर्टेंट शास्त्रीय नृत्य, है ना, इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स, वाद्य यंत्र, है ना। इसके अलावा और क्या क्या बोलते हैं, जनगणना, जो 5 ईयर प्लान, जो भी है सभी टॉपिक वाइज में बना के दिया हूँ एक ग्राफिकल मोड में, नो बकवास सीधी बात वाली क्वेश्चन मतलब क्लास। तो आप लोग विजिट नहीं करेंगे तो फिर क्या ही हम बोले, है ना। तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल भी जाएगा टॉपिक वाइज का जो है प्लेलिस्ट के लिंक। संविधान निर्माण के समय कितने आर्टिकल, कितने भाग, कितने अनुसूची? तो 395 आर्टिकल, 22 भाग, 8 अनुसूची। आज कितने अनुसूची? 12 अनुसूची। आज कितने भाग है? तो 22 ही भाग, लेकिन हो गया है 25 भागों में विभक्त, क्योंकि 4 से 4 का ए, 9 से 9 का ए, 9 से 9 का बी बन गया। इसके अलावा 395 आर्टिकल्स का आज जो है 450 से अधिक आर्टिकल हो गए हैं। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? राष्ट्रपति पुरस्कार के नाम से यह 1951 में देना स्टार्ट किया गया था। और जब मैं आपको बताया था कि संगीत नाटक अकादमी के फेलोशिप अवार्ड में 3 लाख रुपए की राशि जो है दी जाती है और संगीत नाटक अकादमी में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, तभी मैं मौखिक रूप से इस बात को बताया था। और एक चीज और भी बताया था मैं कि भाई ये जो राष्ट्रमंडल खेल आजकल आप देख रहे हैं, पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम कहा जाता था। फिर उसी के साथ एक बताया था जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब सुनोगे तो फायदे में रहोगे दादा। तो राष्ट्रपति पुरस्कार होगा यहाँ पे आंसर। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना शिक्षा मंत्रालय के सिफारिश पर 1952 में करा गया था। पहला अध्यक्ष PV राजमन्नार साहब थे संगीत नाटक अकादमी में।
संगीत नाटक अकादमी भारत में किसी नृत्य को शास्त्रीय नृत्य घोषित करने के लिए ऑथराइज्ड संस्था है। इसके अलावा अकादमी फेलो सम्मान में एक ताम्रपत्र, अंगवस्त्रम और 3 लाख रुपए की जो है कैश पुरस्कार देते हैं अगर आपको फेलोशिप अवार्ड मिला है तो। लेकिन अगर सीधे सीधे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है आपको तो ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम तो कॉमन है, लेकिन राशि घट के हो जाएगा 1 लाख रुपया। आप वैसे ही समझिए जैसे पद्म विभूषण और पद्म भूषण, तो पद्म विभूषण थोड़ा बड़ा होता है, पद्म भूषण थोड़ा उससे छोटा होता है। उसी प्रकार से फेलोशिप हमेशा बड़ा होगा। फेलोशिप जो है एक लिमिट है, इतना ही आदमी को दिया जाएगा, लेकिन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है कितना हो आदमी को दिया जा सकता है। ठीक है, फेलोशिप में आई थिंक 10 आदमी का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ, मैं थोड़ा इसमें जो है भूल रहा हूँ। हाँ, 10 ही आदमी को है जी, क्यों भूलना क्या है भाई, भूलने के लिए थोड़ी आए हम इस दुनिया में। ठीक है, इसके अलावा कथक नृत्य, कथक केंद्र भी आपसे पूछा जाता है, क्योंकि ये संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पोषित संस्था है। पोषित मतलब देख रेख में, निगरानी में जो है फलते फूलते हैं। तो ये 1964 में स्थापना किया गया था, दिल्ली में है। ठीक है, इसके अलावा H2 किस रासायनिक तत्व का रासायनिक नाम है? अब ये क्या बकवास, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो ये भाई हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, हाइड्रोजन है, H में क्या है, हाइड्रोजन है। He होता तो हीलियम हो जाता है ना, इसकी तो हाइड्रोजन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको जितना बात मैं बोलूँगा उतने आपके खोपड़ी में होना चाहिए, तभी एग्जाम में काम आती है। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, सबसे पहले इसके सभी 18 भाग का नाम आपको पता होना चाहिए मुँह जवानी। ठीक है, इसमें ये ज्ञात होना चाहिए 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। ये ज्ञात होना चाहिए, ये जो प्रिंट आपके सामने स्क्रीन पे चमक रहे हैं ये मोसले साहब का है। ये ज्ञात होना चाहिए परमाणु भार के अकॉर्डिंग काम करता है या अरेंज किया गया है। ये ज्ञात होना चाहिए कि इसमें जो है तत्वों को एक जैसे जाति के लगभग तत्वों को एक साथ रखा गया है, इसीलिए इसे पढ़ने में आसानी होती है। ये ज्ञात होना चाहिए इसमें 118 ज्ञात तत्व है। ये ज्ञात होना चाहिए 91 मेटल है, 20 नॉन मेटल है और 7 उपधातु हैं, या फिर सेमीकंडक्टर आप कह सकते हैं इनको। ठीक, तो इतना याद हो गया। फिर इसमें हम बात करते हैं SPDF ब्लॉक किसे कहते हैं। ठीक है, एस ब्लॉक का पहले दोनों 3 से 12 डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है, और जो आपका ये 13 से 18 है ये पी ब्लॉक होता है, और जो निचला लेंथेनाइड और एक्टिनाइड है इसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ से हो गया भैया एस, ये हो गया पी, ये हो गया डी, एक मिनट, SPDF है ना, ये एस, ये हो जाता है डी, ये हो जाता है पी और ये हो जाता है एफ। थोड़ा सा जो है बोलने में क्रम में उल्टा है, जो 3 से 12 है और डी ब्लॉक एलिमेंट से संक्रमणीय धातु भी कहते हैं, मेटेलिक गुण पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ आवर्त सारणी से भी एग्जामिनर CGL तक के एग्जाम में एक छोटू सी लल्लू सी क्वेश्चन पूछता है। कैसे बताएं? बोलता है कि आपको पता है कि जो दाईं तरफ है ज़्यादातर जो है आपके अधातु कैटेगरी के सामान को रखा गया, जैसे ये हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये नोबेल गैस है। तो ये भी आप अधातु में ही बोलोगे ना, ये तो किसी से रिएक्ट करता नहीं है, तो है ना। तो लेकिन पूछा जाता है कि बाएं साइड कौन सा अधातु तत्व है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ही दिखता है हमें, तो ये भी क्वेश्चन एक बनता है। बाएं साइड कौन सा अधातु तत्व है जो एक ज्वलनशील प्रवृत्ति के हैं, तो ये भी आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो अपने को चीजों को ठीक से देखना है। बाएं साइड कौन सी धातु है जो जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो ये है भैया सोडियम। और सोडियम और पोटासियम, सोडियम और आपका मैंने बताया है पोटासियम, इन दोनों का नाम किससे लिया गया है, ये बहुत ही मैंड करता है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि सोडियम का एस तो है नहीं, पोटासियम का पी तो है नहीं सूत्र, इसका तो Na है भाई। Na मतलब ना नहीं भाई, Na मतलब नेट्रियम, और के मतलब कैसा, कैलाश नहीं, के मतलब कैलियम, यहां से लिया गया है। ठीक है भाई, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या बताया, 15 तत्व होंगे, क्योंकि आपको यहां से 57 से चलता है, 89 से चलता है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं तो 14 से काम चला लेंगे, बट 13 नहीं मारेंगे। इसके अलावा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरते हैं। हीलियम गैस को गोताखोरों के द्वारा ऑक्सीजन में मिलाकर सांस लेने के लिए यूज किया जाता है, जो पीठे पे सिलेंडर लाद के जाते हैं, पानी में उतरते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में बनकर तैयार हुआ था। कुल कितने तत्व थे, 63 तत्व थे। ठीक है, इसके अलावा मेंडलीव की आवर्त सारणी में बहुत सारा खाली स्थान छोड़े गए थे कि भविष्य में तत्व को आएगा, बात भी सत्य हुआ, लेकिन ये ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो जगह कम था, इसमें
इसमें 9 वर्ग 7 आवर्त थे, इसमें 18 वर्ग अभी आधुनिक वाले में है, अब मतलब जो लेटेस्ट चल रहा है। हालांकि ये भी आधुनिक मत से ही प्रभावित है, ऐसा नहीं कि ये ओल्ड मत से प्रभावित है, ठीक है, ये भी आधुनिक मत से ही प्रभावित है। इसके अलावा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, इसमें परमाणु भार पे चीजों को सजाया गया था, तो पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई था। इसके अलावा जो हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया होती है ना, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया आप सभी समझते पढ़ाया हो, तो इसमें जो उत्प्रेरक होता है, कैटालिस्ट होता है, कैटालिस्ट का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस महोदय ने किया था। तो कैटालिस्ट के रूप में निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम का इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेरक भैया, उत्प्रेरक बताया था, गांव घर में पहले दही जमाती थी दादी नानी, आज भी घर में जमाते हैं। तो क्या करते हैं कि प्राचीन सिक्का जो होता है ना, प्राचीन सिक्का 1 रुपए वाली, जिसपे गेहूं का बाली छपा होता था, ये सिक्का इसमें गिरा देते थे और दही जमने के बाद ये सिक्का फिर एज इट इज निकाल लेते थे। तो सिक्का को कुछ हुआ जी? कुछ नहीं हुआ, लेकिन दही एकदम कारगर जमता था, क्योंकि ये जो सिक्का है कैटालिस्ट का काम करता था, जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, उसे फास्ट करता था। ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी, है ना, ये पूछा था, या फिर किसने किया था ये पूछा था, या फिर कहां से हुआ था। मैं एक एक डाटा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ था, गुजरात के साबरमती आश्रम से हुआ था। दांडी मार्च चलाए जाने के जो प्रमुख नेता है कौन है भाई? गांधी जी। गांधी जी के द्वारा चलाए जाने वाले प्रमुख आंदोलन में आएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917, अफ्रीका से लौटने के बाद पहला सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1920, खेरा सत्याग्रह गुजरात में 1918, है ना, एगो खेरा आंदोलन भी होता है जिसकी ईस्वी अलग होती है, ये महात्मा गांधी वाली खेरा आंदोलन है, ठीक है। इसके अलावा अहमदाबाद आंदोलन 1918, 1930 दांडी मार्च, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, 1948 मृत्यु को प्राप्त, जहां जाना है सबको, है ना। इनके अलावा गांधी जी के द्वारा लिखे गए प्रमुख लेखों में यंग इंडिया, हरिजन, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, एथिकल रिलीजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन समाचार पत्र, गुजराती भाषा के सभी गांधी जी ने किए, मतलब चलाए थे। गांधी जी 1993 में अफ्रीका गए थे, 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, और भी ये प्रतियोगिता जो है दूसरे वर्ष मनाते हैं, हर दूसरे वर्ष, हर साल नहीं मनाते हैं। गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि दिए थे, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिए थे। गांधी जी आदान प्रदान किए थे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण गांधी जी केसर हिंद की उपाधि त्याग दिए थे। अब गांधी जी त्याग दिए तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी त्यागे होंगे, क्योंकि दोनों उपाधि भी लिए थे, तो एक ही साथ में करेंगे जी, है ना। तो ये जो है ऐसे याद रखने के लिए मैं बता रहा हूं, और कुछ नहीं मेरा मकसद भाई। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाइटहुड की उपाधि दे दिए, वापस कर दिए थे, है ना। अब इसे याद रखने में अगर आपको तकलीफ होता है कि केसर हिंद किसका होगा, नाइटहुड किसका होगा, तो आप जानते हैं कि गांधी जी भी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन जो अधिकतम लेख लिखे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, वो जो ज्यादातर लेख अंग्रेजी भाषा में लिखे हैं। तो नाइटहुड, है ना, कैसा लग रहा है? अंग्रेजी का शब्द लग रहा है, तो अंग्रेजी वाले से जोड़ देना है ना, किससे? रविन्द्रनाथ टैगोर से, है ना। और केसर हिंद, जैसे कि जानते हैं राष्ट्रपिता कहते हैं गांधी जी को, तो हिंद अपना मिट्टी का खुशबू आ रहा है ना इस शब्द में, तो गांधी जी से जोड़ देंगे, सिंपल सी बात है ना। इसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? 1919 में, और जो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब से शांति निकेतन है, यूनेस्को में अभी जगह मिला है। इसके अलावा गांधी जी को 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था, कहां से? सिंगापुर रेडियो से। गांधी जी जॉन रस्किन की किताब 1 to this last से प्रेरित थे। गांधी जी फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म से जुड़े थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी और अम्बेडकर साहब के समझौता 1932 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में गांधी जी भाग लिए थे। गांधी जी 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गांधी जी 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद किए थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। असहयोग आंदोलन में देश के सभी समुदाय का भरपूर साथ मिला था। फिर भी कुछ ऐसे नेता हुए जो अपना जो है क्रियाकलाप छोड़ दिए थे, अपना रोजगार छोड़ दिए थे, ताकि असहयोग आंदोलन में पूरी तरीके से शरीक हुआ जा सके। वो कौन थे भैया? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। वकालत छोड़ दिए थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ त्रिपुरी अधिवेशन, है ना, जो मध्य प्रदेश में है ना, अध्यक्षता के लिए पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए। हालांकि सुभाष चंद्र बोस फिर से जीत गए थे, लेकिन फिर इस्तीफा दे देते हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया? महाकवि कालिदास के द्वारा। कालिदास को, है ना, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कालिदास के अन्य लेख में आएंगे तो अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम महाकाव्य, कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतुन संहारम, ये सब जो है आपका कालिदास के प्रमुख लेखों में से है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन, माफ कीजिएगा, गीत गोविंद के लेखक लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव हैं। और सेन वंश के संस्थापक कौन होते भाई? सामंत सेन। सामंत सेन, ठीक है भैया। इनके अलावा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों ही किताब कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन साहब ने लिखे हैं, जिसके काल में ह्वेनसांग भारत आया था, समझ रहे हैं ना। थानेश्वर कन्यज दुगो राजधानी थे हर्षवर्धन के, ये वर्धन वंश के थे, है ना, और अपने भाई की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे थे, है ना। इन्होंने पुलकेशिन दूते के साथ युद्ध भी किया था नर्मदा के किनारे 618 ईस्वी में। एक एक बात ध्यान रखेंगे, कहां कौन सा छप जाए पता नहीं। जबकि हर्षचरित्र और कादम्बरी, इन दोनों के लेखक कौन है? बाणभट्ट है। इनके अलावा बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष, नहीं भाई, अश्वघोष,
अश्वघोषा ये बुद्ध चरित के लेखक हैं, बुद्धों का रामायण भी कहते हैं बुद्ध चरित को। इसके अलावा प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कवि हरिसेन। कवि हरिसेन कौन है भाई? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसके अलावा समुद्रगुप्त जो है सिक्का पे बीना बजाते हुए दर्शाया गया है गुप्तकालीन सिक्का में। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अब यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ जरा पढ़िएगा। नामा वाला 7 बुक के लेखक को याद करते हुए कमेंट करें, जैसे अकबरनामा, जंगलनामा, शाहनामा, शाहनामा, है ना। इसके अलावा मैंने बताया था आपको अभी जादूनामा आया है। इसके अलावा बाबरनामा, हुमायूंनामा, इसके अलावा एक और आया है जंगलनामा, है ना। तो ये जो भी है बताइएगा जरूर, है ना। इसके हाँ कि कौन से कौन लिखे हैं। इंडिका के लेखक कौन है भाई? मेगास्थनीज। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। इसके अलावा गंगोर फेस्टिवल कहाँ? राजस्थान में। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान में इसके त्योहार पे, गंगोर के त्योहार पे घूमर नृत्य किया जाता है महिलाओं में। और घूमर नृत्य जो है पहले भील जनजाति के महिलाओं के द्वारा देवी सरस्वती की आराधना करने हेतु चलाया गया था, लेकिन आजकल जो है ये राजस्थान के हर ओकेजन पे जो है आपका किया जाता है। राजस्थान के अन्य त्योहारों में आएंगे गुलाबो सपेरा का नृत्य कहा जाता है कलबेलिया को। 13 ताली होता है, कठपुतली होता है, घूमर होता है, चंग होता है, राजस्थान में होता है। राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार में महिंद्रा का कार भी है ना। थार बहुत अच्छा डिजाइन है भाई। इसके अलावा है ना गर्मी के दिनों में राजस्थान में गर्म हवा चलती है, लू। राजस्थान की प्रमुख नदियों में बनास नदी। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। राजस्थान में जैन तीर्थ स्थल दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। जयपुर शहर की स्थापना जय सिंह सेकेंड और उदयपुर शहर की स्थापना उदय सिंह सेकेंड ने किया था। उदयपुर को वर्तमान में रामसर शहर का दर्जा दिया गया है। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है तथा जयपुर को पिंक सिटी या चार दीवारी की शहर, चार दीवारी नहीं होता है घेरावा वाला, घेर देते हैं। इसके अलावा विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। कुंभलगढ़ के किला को भारत में चैनई का दीवार या फिर भारत में सबसे विस्तृत किला या फिर भारत का महान दीवार की संज्ञा दी गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो 5वीं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना करना। मैं खाली उद्देश्य लिखा हूं। इसके अलावा तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या था भाई? उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। चतुर्थ में पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक निर्भरता की प्राप्ति। 5वीं में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो पूछा गया है। 6ठी में है ना गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए गरीबी शब्द से 3 बार आपके पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा है, लेकिन गरीबी के जो आत्मनिर्भरता और गरीबी उन्मूलन 5वीं में, गरीबी उन्मूलन और रोजगार की वृद्धि आपका दिया गया था 6ठी में। इसके अलावा एक बार और है गरीबी, अभी आप इसी स्लाइड में देखेंगे, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना ये दिया गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो खाली गरीबी देखे और 5वीं मार दिए तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है भाई। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन का विकास करना, इस प्रकार से सभी लिखा गया है। ये पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाते हैं टेलीग्राम पे रात को 11 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, किसी न किसी एक्टिव प्लान से जुड़े हुए हैं, है ना, कोई पीडीएफ लेके अभी हाल फिलहाल जिसका पीडीएफ बाकी हो और एक्टिव प्लान में हो तो उनको जो है एट अ टाइम दिया जाता है, ठीक है। दुनिया की सबसे पहले पंचवर्षीय योजना रूस में बनाई गई, सब तो मैं बता चुका हूं, है ना, ये सब बता चुका हूं। तो सीधे आगे निकलता हूं। योजना आपका आज के काल जरूर ध्यान रखें, ये 1966 से 1969 के समय को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा असद अली खान पूछा था कि किससे संबंधित है, तो ये रुद्र बीना से संबंधित है। मैं स्किप इसलिए किया हूं कि 2-3 दिनों से ये चीज पूरा याद करवा दिया हूं भाई। तबला के अन्य प्रमुख कलाकारों में जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, गुदई महाराज, किशन महाराज, फैयाज खान, अंबिका प्रसाद, विजय घाटे। जाकिर हुसैन साहब को 23 में जो है पद्म विभूषण भी मिला था, 24 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा सितार के प्लेयर पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अनुष्का शंकर, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित अरविंद पारेख। बांसुरी की हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, राकेश चौरसिया। सरोद के अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान। रुद्र बीना ये पूछा गया था असद अली पूछा गया था, सादिक अली रुका हुआ है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, तोताराम, दालचंद शर्मा पखावज, यू कृष्णन, मैंडोलिन। इनके अलावा पीआर श्रीजेश का किस खेल से संबंध है भैया? गोलकीपर, हॉकी। कृष्णा पाठक, वरुण कुमार, हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, तनक सेरेन, नीलकंठ शर्मा, मानदीप सिंह, सुमित, हॉकी है ना। इनके अलावा हॉकी के वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1975 में स्टार्ट, 1971 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे गलत लिख गयो है ना,
यहाँ भैया 1975 कर लेना, ठीक है। 1975 में जीता है। 1971 में हॉकी वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ। ग्रेस एक्का, मोनिका, नवनीत कौर, वंदना कटारिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, नवजोत कौर, इशिता चौधरी काफ़ी पूछे जाते हैं। ये महिला हॉकी के खिलाड़ी हैं जो भारतीय हैं। ज्योति याराजी कल पूछा गया था, आंध्र प्रदेश की बाधा दौड़ की खिलाड़ी है, हर्डल रेस की खिलाड़ी है। निखत जरीन, मैरी कॉम, स्वीटी बुरा, न्यूतू घनघस, लवलीना बोरगोहन, ये सभी भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मीराबाई चानू, कर्नो मलेश्वरी, जेरमे लाल नरुंगा, कुंज रानी, वेंकट राहुल, सतीशन शिवलंगम, उर्मिला देवी, ये सभी के सभी वेट लिफ्टर हैं, पेशेवर वेट लिफ्टर हैं भारतीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यपाल के बारे में सही है, ऐसा पूछा गया है। केंद्र में राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा किया जाता है, कनाडा से लिया गया। राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 155 के प्रयोग करके और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। राज्यपाल से संबंधित राज्यपाल जो है उस राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 से राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल अपने जो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं 165 से करते हैं। महाधिवक्ता राज्य में सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पर एट ए टाइम कार्य करेंगे। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा दिया गया था। राज्यपाल की योग्यता की बात करेंगे तो 35 साल की आयु पूरी होनी चाहिए, है ना, कोई भी लाभ के पद पे न हो तथा संसदीय तथा राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये बात ध्यान रखें, ना हो, है ना। राज्यपाल का अध्यादेश 213, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123। सबसे अधिक तरलता किस मुद्रा की? भाई देखिए ये क्वेश्चन किया हूं, मैं बोल रहा हूं ना 19 तारीख वाले में 6-7 क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही नहीं आते। वहां पे मैं ट्रेजरी बिल की परिपक्वता की अवधि बताया था कि भाई ये 45 दिन वाली नहीं होती है, 91, 182 और 364 दिन वाली होती है। फिर मैं इसकी जो है डिटेल दिया था, यहीं पे मैं एक दिया था डिटेल। यहाँ देखिए नीचे मुद्रा आपूर्ति की 4 माप होती है, M1, M2, M3, M4 अवरोही क्रम में आपको रखा गया है, माने घटता क्रम। तो सबसे अधिक क्या होगा? M1। तो यहाँ पे सर्वाधिक तरलता ही पूछा है तो M1 होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा इंडो अमेरिकन कैंसर डॉक्टर जिसे जो है व्हाइट हाउस फॉलो पुरस्कार मिला है, ये है कमल मेघनाजनी, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया था, ठीक है भाई, यही एक क्वेश्चन है। इसके अलावा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में कौन से खेल को पहली बार शामिल किया गया? ये है आपका भाई, मैं बता दिया था इसमें कौन कौन से खेल को शामिल किया गया, फिर भी देख लीजिए। ये बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेप कटराव, स्क्वायर मार्शल आर्ट, कलारी पट्टू, पेनका का सिलाट, इसके अतिरिक्त नौकायान और ताइक्वांडो को भी शामिल किया गया। तो इनमें से कोई हो सकता है। 43 खेल हुए थे इस बार। 37वां राष्ट्रीय खेल जो गोवा में हुआ था, शुभंकर का नाम रखा गया था मोगा। और गोवा के कितने शहर में? तो 5 शहर में। ये 5 शहर का नाम जरा सुनेंगे, मपुसा, मडगांव, पणजी, पोंडा, बास्को। एक बास्को पटना एक्सप्रेस भी चलता है, इधर से ज्यादा रहता है, मैं देखता रहता हूँ इसको। इनके अलावा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी श्री हरि नटराज, जिन्होंने 8 गोल्ड, 1 रजत और 1 ब्रंज, 10 मेडल। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी संजुक्ता प्रसेन काले और प्रीति नायक, 4 स्वर्ण और 1 रजत। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में विजेता कौन है? महाराष्ट्र। उप विजेता कौन है? सर्विसेज। महाराष्ट्र को कितने पदक मिले थे? 228, है ना। इसके अलावा 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पे होगी? उत्तराखंड में होगी। प्रथम बार राष्ट्रीय खेल कहां हुआ था? 1940 में बंबई में, लेकिन बीच में स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो आधुनिक ओलंपिक के मतलब आधुनिक स्वभाव में ओलंपिक के तर्ज पे जो ये खेल होने लगी, ये 1985 दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। इसीलिए आप काउंट करेंगे तो अभी 37-38वां चलेगा। तो ये थे दोस्तों के धुआंधार एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगा हो, है ना, तो लाइक कर ले, अगर पैसा न लगता हो तो, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।